तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और जैसा कि आपको पता ही है, हम टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और ये हमारा 5वां लेक्चर है। और अभी तक हमने 150 प्रश्नों को स्टडी कर लिया है या फिर प्रैक्टिस कर लिया है 150 क्वेश्चंस को। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन है ये बेसिकली शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न हैं। मैक्सिमम जो प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वो मनोविज्ञान से हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। और जैसा कि मैंने ग्रुप में भी डाला था कि मनोविज्ञान को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जब तक हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों को अच्छे से समझ नहीं जाते हैं तब तक मुझे लग नहीं रहा है कि उसका कोई मतलब आपके प्रैक्टिस के लिए उतना अच्छा रहेगा। यानी हम लोगों को पहले अच्छे से शिक्षा मनोविज्ञान का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज ये भी रहती है, लाइक दो सिद्धांत रहते हैं टीचिंग के। बेसिकली दो सिद्धांत रहते हैं, वैसे कई है। एक आपका इंडक्टिव मेथड, दूसरा डिडक्टिव मेथड। ठीक है, और इन मेथड्स को भी हम आगे पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर, डेफिनेटली इनको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बताना चाहता हूं। मैं चाहता तो आपको इंडक्टिव मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा सकता था, ये मैं अभी करवाने नहीं वाला हूं। मैं चाहता तो करवा सकता था, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि हम डिडक्टिव मेथड से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस चीज को आपने ध्यान से समझना है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूं। मैं चाहता तो आपको इन प्रश्नों को इंडक्टिव मेथड से समझा सकता था, या फिर इंडक्टिव मेथड से हम इनको पढ़ सकते थे और समझ सकते थे, लेकिन मैं प्रेफर यहां पे डिडक्टिव मेथड कर रहा हूं। इंडक्टिव मेथड में यहां पे क्यों यूज नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ये लगता है कि इंडक्टिव मेथड से हमारे जो आउटकम है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। अब देखिए इंडक्टिव मेथड क्या होता है। इंडक्टिव मेथड ये होता कि पहले हम प्रश्नों को देखते हैं, पहले हम विशेष को देखते हैं और विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं। यानी जहां पे पहले प्रश्न दिए होते हैं और प्रश्नों के बाद हम क्या है डिटेल में स्टडी करते हैं, उसे कहा जाता है इंडक्टिव मेथड। ठीक है, जहां पे पहले प्रश्न दिए होते हैं और हम प्रश्नों के आधार पे अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश जहां पे करते हैं उसे कहा जाता है इंडक्टिव मेथड। और जहां पे पहले डिटेल में दिया होता है, डिटेल में पहले आपके पास पाठ दिया होता है, हम डिटेल में पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, उसे कहा जाता है डिडक्टिव मेथड। बहुत सिंपल है। जो आपके एग्जाम में पैराग्राफ्स आते हैं, पैराग्राफ्स आप पहले पैराग्राफ्स पूरा पैराग्राफ स्टडी करते हैं, और पैराग्राफ पूरा स्टडी करने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ जहां पे दिया होता है, पैराग्राफ से आपने क्वेश्चंस निकालने होते हैं, आंसर निकालने होते हैं, उसे कहा जाता है डिडक्टिव मेथड। सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले 6 लेक्चर टीचिंग एप्टीट्यूड के पढ़े, ठीक है, 6 लेक्चर हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के पढ़े, उसके बाद लाइक ये हमने पूरे लेक्चर पढ़े, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर पढ़े, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर आए, तो हमारा वो डिडक्टिव मेथड था। अगर हम इसके उल्टा करते हैं कि पहले हम क्या क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे अरस्तु ने किया, तो अरस्तु ने क्या किया, उनके दिमाग में पहले प्रश्न आया, ठीक है, राज्य, राज्य क्या है, ये प्रश्न उनके दिमाग में आया। राज्य ये है तो समाज क्या है, समाज ये है तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति और समाज के बीच बीच रिलेशन क्या है। उन्होंने क्या है पहले क्वेश्चंस को ध्यान में रखा, क्वेश्चन के आधार पे उन्होंने क्या अपनी थ्योरी डेवलप की, इसलिए उसे इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। प्लेटो ने इसका उल्टा किया, प्लेटो ने पहले लाइक उन्होंने ये नहीं बोला कि राज्य क्या है, ये क्वेश्चन उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने पहले ये बताया देखिए राज्य मेरे हिसाब से क्या है, और उन्होंने रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की पूरी अवधारणा दे दी, और उसके बाद क्वेश्चन जो उभरे वो स्टूडेंट से या फिर उनके जो एकेडमी के अंदर स्टूडेंट थे उनसे वो पूछे। तो सिंपली मैं आपको ये कहना क्या चाह रहा हूं, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। ठीक है, पुनीत जी पूछ रहे कह रहे हैं कि आज थ्योरी करा दीजिए। देखिए थ्योरी अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, लगभग 3 रेफरेंस बुक, 2 तो आपके ग्रुप में मैंने भेज दी है, 3 रेफरेंस बुक से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, और आपको 2-3 दिन के अंदर आपको थ्योरी के लेक्चर मिल जाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के। लेकिन आज हम प्रैक्टिस सेशन ही करेंगे
लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया हम इंडक्टिव मेथड यूज नहीं करेंगे, हम डिडक्टिव मेथड यूज करेंगे। इसलिए यहां पे मैं स्किप कर रहा हूं आपके शिक्षा मनोविज्ञान के 100 प्रश्न, यहां पे सीधे हम स्किप करेंगे। हम 150 से सीधे 150 पे थे, ओके, तो हम सीधे यहां पे 250 पे आएंगे, 250 पे। ये 100 क्वेश्चन हम मनोविज्ञान के ये बाद में देखेंगे जब हम मनोविज्ञान का क्या है थियोरेटिकल पार्ट्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये आपके लिए सही होगा, या आप भी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि हम इसको बाद में, ओके, शिक्षा मनोविज्ञान को हम बाद में इसके क्वेश्चंस को भी बाद में लेंगे। तो आगे के प्रश्न हम देख सकते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहां पे आप भी साथ साथ इसके आंसर दे सकते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न यहां पे है, 250 से शुरू करें, दैट्स मीन 100 क्वेश्चंस हमने स्किप किए हैं, ये आपने अपने माइंड में रखना है और इसको हम बाद में 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। शैक्षिक योग्यता एवं उपलब्धियों की जांच, उपलब्धियों को जांचने और परखने का निम्नलिखित में से सबसे अधिक विश्वसनीय तथा अनुचित संकेतक या पैमाना है। अब देखिए, शैक्षिक योग्यता जो होती है कि आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है या फिर आपकी जो कैपेबिलिटी है, योग्यता है, एवं उपलब्धियों को जांचने और परखने का निम्नलिखित में से सबसे ये अविश्वसनीय होगा, क्योंकि यहां पे अनुचित दिया है, अनुचित यानी गलत, तो इसको अविश्वसनीय हम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहां स्प्रिंट हुआ है, तो इसमें से सबसे अविश्वसनीय अनुचित पैमाना या संकेतक कौन सा है? आत्म अवधारणा तथा स्वयं विचार, कक्षा के अनुभव, पारिवारिक पृष्ठभूमि या प्रशिक्षण, माता पिता की प्रजातीय उत्पत्ति संबंध। आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को चेक कर रहे हैं, तो दैट्स मीन बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए, आपके माता पिता की प्रजाति क्या है, किस जाति से है, किस एथनोग्राफी से है, वो उसका कोई मतलब नहीं होता है शैक्षिक योग्यता को जांचने के लिए। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ये अविश्वसनीय या फिर अनुचित संकेतक माना गया है, बाकी सारे सही है। आप आत्म अवधारणा कर सकते हैं, आप अपना खुद का चिंतन कर सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं कि मुझे कितना समझ आया। आपको जो कक्षा के एक्सपीरियंस है वो आपको कितने समझ आए, उसके आधार पे भी शैक्षिक योग्यता हो सकती है। या फिर जो आपको प्रशिक्षण दिया जाता है वो परिवार से दिया जाता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जैसे कि अधिकतर जो बच्चे होते हैं लाइक सिंगर्स के जो बच्चे होते हैं, तो पारिवारिक माहौल उनको ऐसा मिला होता है कि वहां से वो सीखते हैं और ट्रेनिंग भी उनको परिवार से कई बार मिल जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रदान करने की ट्रायल एंड एरर विधि का, ट्रायल एंड एरर विधि का प्रयोग प्रभावशाली और प्रयोजनात्मक रूप में तब बहुत हितकारी और उत्तम सिद्ध होता है जब, अब ये एक मेथड है ट्रायल एंड एरर। सीखो, आप गलती करोगे तो गलती से आप सीखोगे, ठीक है। मतलब आप पहले ट्रायल करोगे, ये बेसिकली ये सिद्धांत जो दिया है रूसो ने दिया है। रूसो ने कहा था प्रकृति से सीखो, बच्चों को रोकने की जरूरत नहीं, टोकने की, ये मत करो वो मत करो, उसे करने दो, प्रकृति उसको खुद सिखाएगी। आप ट्रायल करो, आपको जो एरर आएगी, ठोकर लगेगी, सिर पार बजेगा, आपको समझ आएगा, नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा प्रदान करने की ट्रायल एंड एरर विधि का प्रयोग प्रभावशाली और प्रयोजनात्मक, प्रभावशाली यानी इफेक्टिव और प्रयोजनात्मक रूप में तब बहुत हितकारी और उत्तम सिद्ध होता है जब, कब ये हितकर होता है, कब ये बेस्ट रहता है ट्रायल और एरर विधि? कार्य क्रमानुसार, यानी जब प्रोग्राम्ड शिक्षण होता है, आपका प्रोग्राम्ड टीचिंग होती है, विकसित पाठ प्रणाली हो, श्रव्य दृश्य पाठ पर आधारित हो, स्वतंत्र और स्वाभाविक अध्ययन हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। रितिका चौहान बोल रहे हैं कि थियोडेरिक ने दिया है ट्रायल एंड एरर सिद्धांत। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट ये जो सिद्धांत है ये रूसो ने भी दिया है। वो बात अलग हो सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान ने किसने दिया है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में आप बोल रहे थियोडेरिक ने दिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन
इसको यूज किस किसने किया, मैं उस आधार पे बोल रहा हूं। रूसो ने भी इस सिद्धांत को दिया है और उसके आधार पे आपका आंसर, उसके आधार पे आपका आंसर बनता है स्वतंत्र और स्वाभाविक अध्ययन। जैसे मैं आपको रूसो का यहां पे एग्जांपल दे रहा था, रूसो ने क्या बोला था कि बच्चों को रोको नहीं, उसे प्रकृति से सीखने दो। बच्चे को रोको नहीं, उसको प्रकृति से सीखने दो, यानी जब वो प्रकृति से ठोकरे खाएगा तो अपने आप वो सीखेगा। यानी बच्चे को स्वतंत्र और स्वाभाविक अध्ययन करने दो, जैसा कि नेचर से होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। छात्र को प्रोत्साहित करने वाली सर्वोत्तम प्रश्न विधि वही है। देखिए, स्टूडेंट को मोटिवेट या फिर प्रोत्साहित करने वाली बेस्ट क्वेश्चन मेथड वह है जो समय की तत्काल आवश्यकता की दृष्टि से प्रासंगिक हो, समय की तत्काल आवश्यकता की दृष्टि से प्रासंगिक हो, ऐसे प्रश्न समस्या को उठाएं जिसे कक्षा के छात्र ही हल करें, स्पष्ट रूप से पूछा जाए, जिसका संबंध पिछले पाठ या सामग्री से हो। तो देखिए, छात्र को मोटिवेट आपने करना है तो आपके पास क्वेश्चनियर मेथड कैसा होना चाहिए, वो आपसे यहां पे प्रश्न पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल रितिका जी बिल्कुल सही, पुनीत जी, समीर जी बिल्कुल सही। तो देखिए, मोटिवेट छात्र तभी होता है जिसका संबंध पिछले पाठ या सामग्री से हो। और यही कारण था कि मैं अभी स्किप मनोविज्ञान को मैंने किया, क्योंकि मनोविज्ञान को जब हमने स्टडी नहीं किया है तो आप मोटिवेट हो सकते हैं, आप प्रोत्साहित वहां पे नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये क्वेश्चन कहां से आ गया, कैसे आ गया। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही होगा, जिसका संबंध पिछले पाठ से हो। अगर वहां से क्वेश्चन पूछते हैं तो स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं और लर्निंग आउटकम काफी ज्यादा निकलता है। क्या आप ऐसा व्यवसाय चुनना या अपनाना पसंद करेंगे जिसमें, देखिए, आप किस प्रकार का व्यवसाय, किस प्रकार का प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं। आप काफी धन कमा सके, आप अपना नाम ऊंचा कर सके, आपको शांति और संतोष प्राप्त हो सके, आपको सम्मान मिल सके। सी डी, रितिका जी सी बोल रहे हैं, समीर जी डी बोल रहे हैं। क्या इसका सही आंसर होगा? हाँ बिल्कुल सही है। आप यहाँ 2 पॉइंट्स पे ही कंफ्यूज होंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे सही लग रहे हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि शिक्षा का काम धन कमाना नहीं है। ये तो बिल्कुल लगभग हमारे 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं कि शिक्षा का काम धन कमाना नहीं है, नाम ऊंचा करने के लिए आप ये नहीं करते हैं। ठीक है, सम्मान, देखिए सम्मान जरूरी नहीं आपके लिए, ठीक है, जरूरी तो है, बट सम्मान के लिए कि मेरे को नमस्ते करे सब, मेरे को प्रणाम करे, इसलिए थोड़ी आप करते हैं। बेसिकली आप ऐसा ही व्यवसाय चुनना पसंद करते हैं जो आपको शांति और संतोष प्राप्त कर सके, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम अचीव कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, डी नहीं होगा। ठीक है, सम्मान के लिए हालांकि मतलब ये लगता है ऐसा कि सम्मान होगा, लेकिन सम्मान भी आपको तभी मिलेगा, लाइक उसका फील भी आप तभी कर पाओगे जहां पे आपको शांति मिल पाए और आपको संतोष मिल पाए। ठीक है, तो ये दोनों ही हालांकि सही है, लेकिन बेस्ट यहां पे ऑप्शन सी होगा। उत्तम शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए अध्यापकों को किस रूप में प्रोत्साहन और पारितोषिक दिया जाना चाहिए। देखिए, कोई अच्छी टीचिंग करता है, गुड टीचिंग करता है, और गुड टीचिंग को बढ़ाने के लिए अध्यापकों को किस रूप में उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, या फिर उन्हें जो मेडल वगैरह या फिर जो पारितोषिक उन्हें दिया जाता है, सम्मान उन्हें दिया जाता है, वो कैसे दिया जाना चाहिए। उनके नाम उत्कृष्ट और निष्ठावान सेवा के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित करने चाहिए कि ये बेस्ट टीचर है, बेस्ट टीचर अवार्ड ये न्यूज़पेपर में देने चाहिए। समय समय पर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, यानी समय समय पर अच्छी अच्छी प्रशंसा उसकी करनी चाहिए। देखिए कितने अच्छे टीचर हैं, यहाँ पे पढ़ के गए हैं स्टूडेंट, और अच्छे अच्छे उसमें उन्होंने आउटकम प्राप्त किए हैं। वेतन में विशेष अभिवृद्धि, यानी उन्हें स्पेशल इंक्रीमेंट उनकी सैलरी में लगा देना चाहिए। विशेष पुरस्कार प्रदान करने चाहिए। इसमें से कौन सा बेस्ट मेथड है किसी एक टीचर को पारितोषिक देने का,
या उसे सम्मान देने का इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है? बताइए। पूनम जी बी बता रहे हैं, रितिका जी बी बता रहे हैं, पुनीत जी ए बता रहे हैं। देखिए ये तो बेस्ट तरीका नहीं है कि आपको अच्छा काम करने वाले टीचर का नाम न्यूज़पेपर में देना है कहीं पे या पत्र पत्रिकाओं में देना है, और ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, किसी ने बहुत बड़ा काम कर लिया, किसी ने लाइक द्रोणाचार्य पुरस्कार जीत लिया, उसका नाम जाता है वहां पे। अब छोटे मोटे स्कूल है, छोटे मोटे कॉलेज है, वहां पे भी बेस्ट टीचर होते हैं। हर एक टीचर का नाम आप इस तरीके से नहीं दे पाओगे समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में, ए तो नहीं होगा। समय समय पर भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। वेतन में विशेष इंक्रीमेंट प्रदान करना चाहिए या विशेष पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर यहां पे है वो है ऑप्शन सी, वेतन में विशेष अभिवृद्धि यानी इंक्रीमेंट उसका करना चाहिए। इंक्रीमेंट क्या है? इंक्रीमेंट यानी स्पेशल इंक्रीमेंट किन टीचर्स का लगता है, लाइक उनको प्रमोशन मिलती है, प्रमोशन टीचर को मिलेगी तो वो डेफिनेटली लाइक ये होता ही है स्पेशल इंक्रीमेंट विशेष काम करने वालों का या फिर जो अच्छा टीचिंग करते हैं उनको मिलता ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यूनिवर्सिटी की कॉलेज की बात करते हैं, सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उनकी सैलरी लाइक ये 36,000 है। ठीक है, उन्होंने अच्छा टीचिंग किया और टीचिंग में वो लगे रहे हैं तो उन्हें एसोसिएट बना दिया जाता है। ठीक है, और उनकी सैलरी यहाँ पे 1 लाख प्लस हो जाती है। फिर उन्हें प्रोफेसर बना दिया जाता है, फिर उनकी सैलरी 1,50,000 के ऊपर हो जाती है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें इंक्रीमेंट लगाया जाता है, सैलरी में प्रमोशन किया जाता है। कोई अच्छा टीचर होता है तो उसे लाइक बड़े बड़े पदों पे भी भेज दिया जाता है। तो इसका हाँ, यूजीसी रूल्स में भी मेंशन है ये कि इंक्रीमेंट लगेगा उनकी सैलरी में जो अच्छी टीचिंग करेंगे। इसका ऑप्शन सी है, हालांकि ये लगता नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, इवन मैंने भी फेस किए हैं, जिसका ये लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आंसर उसका वही निकलता था। तो ये क्योंकि जो आपका रूल बुक निकलती है आपकी, उसमें ये लिखा होता है कि अगर आप गुड टीचिंग करते हैं या फिर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट लगेगा। शिक्षण की सर्वोत्तम विधि या प्रणाली कौन सी है? टीचिंग का बेस्ट मेथड कौन सा है जो आपके छात्रों को आपके गुणों और योग्यताओं से परिचित और सचेत कराएं? वो बेस्ट टीचिंग है क्या जो छात्रों को आपके गुणों और योग्यताओं से परिचित और सचेत कराएं, या जो आपके विद्यार्थियों को पढ़ाए गए पाठ अथवा विषय को पूर्ण रूप से समझाने में समर्थ हो, जो आपके छात्रों को आपके तौर तरीकों द्वारा पसंद आ सके, जो आपके छात्रों में आपके लिए सम्मान उत्पन्न कर सके। देखिए इसमें से सारे मेथड लाइक सारा गुड टीचिंग के ही यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सा है वो आपसे यहाँ पे पूछा है कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। एनीबडी? ओके, इसका करेक्ट आंसर है, देखिए बेस्ट टीचिंग वही है जो आपके विद्यार्थियों को पढ़ाए गए पाठ अथवा विषय को पूर्ण रूप से समझाने में समर्थ करे। यानी बेस्ट टीचिंग वो है जो आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं वो बच्चों को समझ भी आ जाए, यानी जो टीचिंग हुई उसमें जो आपकी लर्निंग हुई उसका आउटकम भी मिल पाए। ठीक है, वो बेस्ट टीचिंग है जिसमें जो पढ़ाया गया वो बच्चों को समझ भी आए। अगला प्रश्न, उस अध्यापक को सफल कहा जा सकता है, उस टीचर को सक्सेसफुल कहा जा सकता है जो ट्यूशन में व्यस्त रहे और जिसको ट्यूशन बहुत मिलती हो, जो उत्तम और आकर्षक परिधान धारण करता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आता है और जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली और मोहित करने वाला हो कि वो देखते ही बच्चे बोले कि वाह क्या मैडम है या फिर क्या सर है, जिसकी प्रोन्नति यानी प्रमोशन अल्प अवधि में होती है, जिसका कम टाइम में ही प्रमोशन हो जाता है, जो व्यक्ति निष्ठा और सचरित्रता के लिए याद किया जाए। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं आएगी,
बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और इसका आंसर आप इजीली कर पाओगे। बिल्कुल शमिता जी, कौशल्या जी, समीर जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, आप सब लोग सही जा रहे हैं। डी इसका ऑप्शन होगा, जो अपनी कर्तव्य निष्ठा और सचरित्रता के लिए जाना गया है। अब देखिए यहाँ पे ट्यूशन तो बिल्कुल आपका जो सीसीए जो रूल होता है, आपका सर्विस वाला रूल होता है, उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि आप ट्यूशंस नहीं पढ़ा सकते, प्राइवेट ट्यूशन, लेकिन पढ़ाते आज के टाइम में। इलीगल काम तो इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, तो आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, आप पैसों के लिए अतिरिक्त काम नहीं कर सकते हैं जब आप किसी गवर्नमेंट टीचिंग इंस्टीट्यूशन में हो, तो ये तो आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। और देखिए ये परिधान वस्त्र जैसे मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और प्रमोशन जिसकी जल्दी हो तो वो तो आजकल थोड़ा सा जिसको बोला जाता है कि थोड़ा चमचागिरी कर ली और वहां से भी प्रमोशन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक प्रभावशाली शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। एक जो इफेक्टिव टीचिंग होती है उसमें कौन सा गुण नहीं है वो आपको बताना है। इफेक्टिव टीचिंग में गृह कार्यों का बोझ, पाठों को रटाना, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाला अवसर, वाद विवाद प्रविधियां, इनमें से कौन सा बेस्ट टीचिंग मेथड नहीं है? बेस्ट टीचिंग मेथड या फिर गुण कौन सा नहीं है बेस्ट टीचिंग का, इसमें से वो आपको बताना है। ठीक है, 257 का बी बता रहे हैं, पाठों को रटाना। ठीक है, ये प्रभावशाली जो आपका शिक्षण है उसका गुण नहीं है। बट यहां पे एक ऑप्शन ये भी दिया है, गृह कार्यों का बोझ, तो जो होमवर्क होता है उसका बोझ भी बच्चों के ऊपर ज्यादा नहीं लादना चाहिए। ठीक है, ये भी यहां पे सही है, ये भी यहां पे सही है, लेकिन इसमें से बेस्ट कौन सा है? बेस्ट इसमें से ऑप्शन बी है कि आप रट्टू तोता नहीं बनाओगे बच्चों को बस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसलिए यहां पे इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करती है? देखिए हमने भिन्नताएं पढ़ी थी, लर्नर्स के अंदर जो डिफरेंसेस आप हमने पढ़े थे, वहां से ये क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तिगत भिन्नताओं, व्यक्ति यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं लर्नर या टीचर के बीच, उनमें से लाइक उपेक्षा कौन सी करती है? क्वेश्चन समझ आ गया? निम्नलिखित में से कौन सा मेथड इंडिविजुअल डिफरेंसेस की उपेक्षा करती है, यानी वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किसके अंदर क्या इंडिविजुअल डिफरेंस है। व्याख्यान विधि, यूनिट विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्तिगत गृह कार्य विधि, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा जो व्यक्तिगत भिन्नताओं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की उपेक्षा करती है, यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टूडेंट के बीच है या नहीं है। इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका व्याख्यान विधि, जो आपका लेक्चर मेथड होता है। ठीक है, लेक्चर जो मेथड होता है उसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। उसमें क्या होता है, आपने देखा भी होगा, जो आपके स्कूल या कॉलेजेस में लेक्चर होता है, टीचर आता है, लेक्चर देता है, लेक्चर देके चला जाता है, लेक्चर दिया चला गया। उसने लेक्चर के अंदर और भी लेक्चर होते हैं, कई लेक्चर्स होते हैं, लाइक आपका ऑनलाइन आप लेक्चर देखोगे कोई भी लेक्चर, तो लेक्चर वहां पे लेक्चर देने वाला लेक्चर देता है और उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे कोई स्लो है, यहाँ पे कोई फास्ट है, कोई फर्क नहीं, उसने लेक्चर दिया और वो चला गया। दैट्स मीन व्याख्यान विधि। यहाँ पे व्यक्तिगत गृह कार्य कोई विधि ही नहीं है। ठीक है, ये शिक्षण की विधि नहीं है व्यक्तिगत गृह कार्य। ठीक है, और आपका सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग में तो बेसिकली माइक्रो टीचिंग में तो ध्यान दिया जाता है। ठीक है, यूनिट विधि यानी यूनिट आपको पढ़ाई और यूनिट के बाद ये कोई, इसका करेक्ट आंसर आई होप आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि। लेक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या है, सबको एक जैसा लेक्चर देते और चले जाते हैं। एक शिक्षण इकाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक शिक्षण इकाई, एक टीचिंग यूनिट है, उसके संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा गलत है टीचिंग यूनिट के बारे में? यह एक बृहद विचार को कार्य रूप में परिणत करती है। एक कोई बड़ा विचार है उसे ये कार्य रूप मतलब लाइक उसे एक्चुअल जो फॉर्मेट होता है उसमें ये उसे परिणित करती है। यह शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है।
शिक्षण इकाई यह शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है। यह शिक्षा कार्य हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया संबंधी विभिन्न अवयवों को शामिल या समाहित किया जाता है। शिक्षण इकाई, शिक्षण इकाई क्या है? फॉर एग्जांपल आपका यूजीसी नेट है। यूजीसी नेट में क्या है? आपका 10 यूनिट्स है, ठीक है। आपका यूनिट 1 आपका क्या है? ये लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड से है। यूनिट 2 आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से है। तो यही यहां पे कहा जा रहा है एक शिक्षण इकाई के संबंध में कौन सा गलत है, गलत है वो आपको बताना है। शिक्षण इकाई, देखिए शिक्षण इकाई क्या होती है? ये एक वृहद विचार होता है जो कार्य रूप में परिणित करता है। तो ये वृहद विचार होता है, ये तो बिल्कुल सही है कि आपका यूनिट 1 है। हालांकि आपका यूजीसी नेट बहुत बड़ा है, इसका जो यूनिट 1 है ये एक वृहद विचार है कि इसमें मोटे तौर पे आपका क्या आएगा? टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। वृहद यानी मोटे तौर पर इसमें क्या आएगा? टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा और कार्य रूप में परिणित करता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा कार्यों हेतु दिशा निर्देशन भी इसके द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल सही है कि यूनिट 1 के अंदर दिशा निर्देश आपके ये होंगे कि इसमें ये चीजें पढ़ाई जाएगी और ये नहीं पढ़ाई जाएगी। और इसमें शिक्षण प्रक्रिया संबंधी विभिन्न अवयवों को समाहित किया जाता है। लेकिन शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करना ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया। 258 का बी और डी को एक्सप्लेन कीजिए। 258 का बी और डी को एक्सप्लेन कीजिए। ओके, यूनिट विधि आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यूनिट विधि आपको समझ आ गया होगा। यूनिट विधि यही है, शिक्षण इकाई, ठीक है। कि एक यूनिट होगी, पूरी यूनिट को आपके द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक यूनिट को एक टीचर पढ़ाता है, पूरी यूनिट को वो पढ़ा देता है, वो होती है आपकी यूनिट विधि। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि आपकी अलग अलग यूनिट है, रिसर्च की, टीचिंग की। अब डी आप बोल रहे हैं, डी को समझा दीजिए। तो डी तो आपको पता ही है, व्यक्तिगत कार्य, जो होमवर्क होता है स्टूडेंट का, वो होता है व्यक्तिगत गृह कार्य, ठीक है, होमवर्क। तो होमवर्क कोई टीचिंग मेथड नहीं होता है। मैं ये बोल रहा था आपको कि होमवर्क कोई टीचिंग मेथड नहीं होता है, ये लर्नर खुद करता है। ये लर्नर सेंट्रिक मेथड है, ठीक है। लर्नर के ऊपर ये डिपेंड करता है होमवर्क। आई होप आपको क्लियर होगा। फील्ड ट्रिप्स के आयोजन में शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि एक कोई आपका फील्ड ट्रिप जा रहा है कहीं पे, या फिर जैसे हमने पिछले कल देखा था आपका एजुकेशनल टूर कहीं पे जा रहा है, तो टीचर को क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक आपका फील्ड ट्रिप कहीं पे जा रही है, फॉर एग्जांपल अमृतसर आप लोग जा रहे हैं घूमने, एजुकेशनल टूर है आपका, तो शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की बार बार उपस्थिति लेना समय का दुरुपयोग है। यानी बच्चे बस में चढ़े, उनकी उपस्थिति लेना, हाँ भी सारे पहुंच गए, अमृतसर में उतरे, फिर उनकी अटेंडेंस लेना, ये समय का दुरुपयोग है। दूसरा, छात्रों को स्वयं यातायात की व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर आप अपनी गाड़ियां पकड़ो, बाइक पकड़ो, साइकिल पकड़ो, स्कूटर पकड़ो और चलो जी। शिक्षक को सभी माता पिता से पूर्व आज्ञा पत्र प्राप्त कर लेना अनिवार्य है कि हम आपके बच्चे को ले जा रहे हैं, क्या आपको ये सही लगता है कि आप स्वीकार करते हैं, हम ले जा सकते हैं टूर पे। डी, छात्रों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए उन्हें यकायक स्थान आदि की सूचना देनी चाहिए। एकदम से पहले नहीं उनको बताना, एकदम से बताना कि देखो जी हम वहां जा रहे हैं, और वहां गए नहीं और कहीं और ही चले गए। तो इसमें से कौन सा बेस्ट है? शिक्षक को क्या ध्यान में देना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? और आई होप आपने आंसर इसका कर दिया होगा। ओके, देखिए यहां पे बोला है फील्ड ट्रिप्स के आयोजन में शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को सबसे पहले यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को जहां भी ले जा रहे हैं, जहां भी बच्चों को ले जा रहे हैं, शिक्षक को सभी माता पिता से पूर्व आज्ञा पत्र प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। पीटीए होता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, जो भी होता है आपका, वहां पे पेरेंट्स को बुलाया जाता है, ठीक है। और वहां पे पूर्व आज्ञा ली जाती है माता पिता से, जहां पे माइनर होते हैं, अडल्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखिए, अगर छात्रों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए उन्हें यकायक एकदम से स्थान आदि की सूचना दे दी गई, तो वो क्या सीख पाएंगे? एकदम से आपने उनको बताया, देखो जी हम तो जलियांवाला बाग जा रहे हैं,
आपने अभी तक बताया नहीं, उनको ले गए आप अमृतसर और वहां पे बताओगे जलियांवाला बाग ले जा रहे हैं, तो क्या स्टडी आउटकम आएगा, उनका लर्निंग आउटकम क्या आएगा? अगर उनको आप पहले से बताओगे, एक दो हफ्ते, एक दो दिन पहले बताओगे, देखो जी हम पंजाब में जा रहे हैं, अमृतसर में जा रहे हैं, जलियांवाला जा रहे हैं, और उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा पता कर लो कि जलियांवाला बाग में हुआ क्या था, जनरल डायर कौन था, गोलियां क्यों चली थी, वहां पे चल क्या रहा था। अगर इस तरीके से एकाएक बताएंगे तो उनका आउटकम कम आएगा, तो डी तो इसका नहीं हो सकता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 261, आधुनिक विद्यालय निम्नलिखित प्रविधि पर विशेष बल देते हैं। जो मॉडर्न स्कूल्स हमारे होते हैं वो किस मेथड पर विशेष बल देते हैं? मानसिक विकास पर, ज्ञानार्जन पर, ज्ञानार्जन का मतलब है नॉलेज एक्वायर करने पर, समस्या समाधान पर, औपचारिक रहने की प्रक्रिया पर, कि हमें फॉर्मल रहना है, बच्चों के साथ घुलना मिलना नहीं है, बच्चों को सिर पे नहीं चढ़ाना है, बच्चों को लाइक एक फॉर्मेलिटी के अंदर रखना है। तो आधुनिक विद्यालय किसके ऊपर काम कर रहा है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। बिल्कुल सही। आई होप आप लोगों ने ये इसी का आंसर दिया है, समस्या समाधान। तो आज के जो मॉडर्न विद्यालय हैं वो नॉलेज के ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं जितना कि समस्या समाधान के ऊपर कर रहे हैं। यानी बच्चों को इस प्रकार की जानकारी दी जाए, इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और अपने जीवन में आने वाली आपत्तियों, समस्याओं का वो निवारण स्वयं कर पाए। ठीक है। आधुनिक शिक्षाविदों का ऐसा विचार है कि विवादास्पद विषयों के संदर्भ में, ठीक है, आधुनिक जो हमारे शिक्षाविद है, शिक्षा के जो प्रोफेसर है, शिक्षा के जो स्कॉलर्स हैं आज के टाइम के, इनका ऐसा विचार है कि विवादास्पद विषयों के संदर्भ में, विवादास्पद विषय जैसे आपका रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन एक विवादास्पद विषय है क्योंकि इसमें एक पक्ष में चला जाता है, एक विपक्ष में चला जाता है। तो इस प्रकार के विषयों के संदर्भ में आधुनिक शिक्षाविद क्या कहते हैं? पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए, कक्षा में बहस नहीं करनी चाहिए, छात्रों को स्वतंत्र रूप से बहस करनी चाहिए, खुले विचार विमर्श को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब लाइक ये आपका रिजर्वेशन का टॉपिक है और क्लासरूम में छिड़ गया कॉलेज में, ठीक है, आधे वहां पे जो रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं वो उसके पक्ष में चले जाएंगे, आधे विपक्ष में चले जाएंगे, वहां पे बहस हो जाएंगी, या फिर धर्म का कोई मामला है, धर्म के ऊपर बातचीत हो गई तो वहां पे भी ऐसा ही होता है। तो आधुनिक शिक्षाविद लॉजिकली क्या कहते हैं वो आपसे यहां पे पूछा गया है कि लॉजिकली इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल लॉजिकली सोचते हैं, दैट्स मीन आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप यहाँ पे अपना परीक्षण भी कर पा रहे हैं कि आप कितने लॉजिकल है या फिर कितना लॉजिकल आंसर आप दोगे अगर यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यानी आज के टाइम में क्या है, देखिए ऐसा नहीं है कि सतर्कता नहीं बरतनी चाहिए, बिल्कुल सतर्कता बरतनी चाहिए ऐसे विषयों के ऊपर, सेंसिटिव जो टॉपिक होते हैं, बिल्कुल सही है। कक्षा में बहस नहीं करनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है कि बहस का वहां पे मुद्दा ना हो, बहस और वाद विवाद दोनों अलग होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बहस करेंगे तो वो जूते लेके भी एक दूसरे को कूट सकते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही होगा कि खुले विचार विमर्श को प्राथमिकता वहां पे देनी चाहिए। छात्रों को जब प्रोजेक्ट प्रदान किए जाए तो ध्यान रखना चाहिए। देखिए छात्रों को कई बार प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक फंडेड प्रोजेक्ट होता है, एक नॉन फंडेड प्रोजेक्ट होता है, और तीसरे प्रकार का जो प्रोजेक्ट होता है वो आपका कोर्स के साथ एसोसिएट होता है प्रोजेक्ट। तीन प्रकार के प्रोजेक्ट हैं। देखिए छात्रों को जब प्रोजेक्ट दिए जाते हैं तो ध्यान में रखना चाहिए कि सभी छात्रों में चक्रीय उत्तरदायित्व सौंपा जाए, सर्कुलर रिस्पॉन्स उनके बीच सौंपा जाए, शिक्षक द्वारा सभी छात्रों को पूर्ण व्यस्त रखा जाए, प्रोजेक्ट वर्क में सभी छात्र व्यस्त रहें, माता पिता की इच्छा अनुसार प्रोजेक्ट वितरित किया जाए। अरे मेरा बेटा है, इसका तो धर्म में इंटरेस्ट है, इसको धर्म के ऊपर दे दो जी कुछ, मेरा बच्चा आईटी में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर पे दे दो जी कुछ। तो ये तो नहीं हो सकता कि माता पिता के हिसाब से देंगे। छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। तो तीन ऑप्शन आपके पास बचते हैं, इसमें से कौन सा बेस्ट होगा, क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? हाँ रितिका जी डी बता रहे हैं और कुछ छात्र ए बता रहे हैं।
देखिए, जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता है वो सभी छात्रों को नहीं दिया जाता है। एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था प्रोजेक्ट 3 प्रकार का है। एक फंडेड प्रोजेक्ट है, एक नॉन फंडेड प्रोजेक्ट है, और एक आपका कोर्स वर्क के साथ रिलेटेड रहता है। जैसे कई विश्वविद्यालयों में एमए के साथ प्रोजेक्ट दिया जाता है काम करने के लिए। तो बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप कोई भी रिसर्च टॉपिक लेते हैं तो छात्रों के इंटरेस्ट के आधार पे लेते हैं। आप पीएचडी का कोई टॉपिक लेते हैं, वहां पे भी आपके रुचियों का ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहले प्रोफेसर आपको पीएचडी का टॉपिक देने से पहले, या फिर आप अपनी पसंद का लेते हैं, अपनी रुचि का लेते हैं। अगर अब प्रोफेसर आपको देता है तो कम से कम आपसे पूछता है कि आपकी रुचि भी है इस विषय में, क्या आप ये कर भी पाओगे। आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लाइक एक छात्र जो है उसका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में और उसको टॉपिक दे दिया कम्युनिकेशन के ऊपर या फिर लाइक आईटी के ऊपर, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। छात्रों की रुचियों को ध्यान में रखना जरूरी होता है कोई भी प्रोजेक्ट देते समय। आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि आजकल टीचिंग में क्या ट्रेंड है, क्या प्रवृत्ति है, बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। यानी बालक कितने, उनका विकास कितना हुआ है, उसका मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाना चाहिए कि ये लाइक इसका व्यवहार कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव है, क्या इसे उठना बैठना आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा, छात्रों पर अधिक प्रभावी अनुशासन नियम लागू किए जाने चाहिए। और ये कई बार पहले ऐसा आ चुका है कि डिसिप्लिन देखिए आपको कड़ाई से लागू नहीं करना है। अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो गलत होगा। छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए। आजकल की प्रवृत्ति क्या ये है कि जो आपका सिलेबस है उसे सुदृढ़ किया जाए। छात्रों पर किसी प्रकार का नियंत्रण लागू ना किया जाए, उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा जाए। तो इनमें से कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है आज की रिसेंट ट्रेंड जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? ए बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, ए बता रहे हैं आज की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है। देखिए, इसका जो आंसर दिया गया है वो ऑप्शन डी है, छात्रों पर किसी प्रकार का नियंत्रण लागू ना किया जाए। आप लोग यहां पे आंसर दे रहे हैं बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर की में जो दिया है वो ऑप्शन डी दिया है। और ऑप्शन डी किस आधार पे दिया गया है? आधार इसका ये बताया है जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चों के ऊपर ना तो डंडा प्रयोग किया जा सकता है, ना उनके ऊपर ज्यादा मारपीट की जा सकती है, ना उनसे ऊंची आवाज में बात की जा सकती है। उन्हें इंडिपेंडेंट रखा जाता है और इंडिपेंडेंट जो सीखता है बच्चा वो ज्यादा बेटर माना गया है। तो आंसर तो ये दिया गया है, लेकिन लॉजिकली जो इसका आंसर लग रहा है ऑप्शन ए लग रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत लॉजिकल तो ये भी लग रहा है। अब इन दो में से एक है। अब एग्जैक्ट इसका क्या है वो मैं आपको रिसर्च करके ही बता पाऊंगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑप्शन डी इसका दिया गया है और लॉजिकली ए लग रहा है। और इसका एक्यूरेट क्या होगा मैं आपको कल बता दूंगा, इसका जो रिसेंट ट्रेंड है उसका चेक करके। क्वेश्चन नंबर 265, सामान्य रूप से माध्यमिक विद्यालयों के वर्गों यानी जो आपके पीरियड्स होते हैं में निम्नलिखित परिवर्तन की सिफारिश की जाती है। माध्यमिक विद्यालय कौन सा होता है? माध्यमिक छठी से लेकर 8वीं तक, छठी, 7वीं, 8वीं, वहां पे जो पीरियड्स होते हैं उसका जो टाइम पीरियड है क्या सिफारिश की गई है, कितना करने की सिफारिश की गई है। अभी कितना है वो तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि अभी कितना है। अभी है 30 मिनट, आधे घंटे का पीरियड होता है, ठीक है। सिफारिश कितनी की गई होगी? सिफारिश की गई है 45 मिनट की, ठीक है। अभी कितने हैं? अभी 30 मिनट के हैं, लेकिन जो परिवर्तन की सिफारिश है, परिवर्तन की बात की जा रही है ना, अभी का तो पता है सबको कि अभी 30 है, लेकिन परिवर्तन की जो सिफारिश की जा रही है वो 45 मिनट का करने की सिफारिश की जा रही है। और कई स्कूल्स में 45 मिनट्स के पीरियड्स होते भी है, कॉलेजेस में तो 45 मिनट के ही होते हैं, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है,
छात्र के असफल होने के लिए जिम्मेदार कौन है? छात्र एवं शिक्षक, शिक्षक एवं अभिभावक, छात्र शिक्षक अभिभावक, केवल छात्र। इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? सोच के बताइए क्या आंसर होगा। काफी टफ क्वेश्चन है। देखिए, छात्र के असफल होने के दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो छात्र या शिक्षक। ठीक है, या तो छात्र हो सकते हैं या फिर शिक्षक। कैसे? ओके, ए बताया पुनीत जी, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इससे पहले भी बोला था मैंने, लाइक उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, अगर कुछ छात्र फेल हो जाए तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसमें छात्र कुछ फेल हुए हैं। देखिए, अगर तो कुछ फेल होते हैं, 2 4 6, ठीक है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? छात्र। और अगर सारे ही फेल हो जाए उसके लिए कौन जिम्मेवार है? टीचर। या अधिकतर फेल हो जाए, अधिकतर मतलब 50 से ज्यादा फेल हो गए, उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? टीचर। और कुछ फेल हो जाए उसके लिए जिम्मेदार कौन है? छात्र। यानी छात्र के असफल होने के लिए छात्र और शिक्षक दोनों जिम्मेवार हैं। सम्राट परिवार से आईईटीई छात्रों को मिलना चाहिए। यहां सम नहीं दिया है, बिल्कुल पुनीत जी, यहां पे सम नहीं दिया है। और अगर वहां पे सम दिया होता, अगर कुछ दिया होता, तो कुछ के लिए कौन जिम्मेवार थे? कुछ के लिए छात्र स्वयं थे। ठीक है, और अगर मैक्सिमम दिया होता तो उसके लिए केवल और केवल शिक्षक जिम्मेदार होते। तो आई होप ये क्लियर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आईईटीई। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। लाइक आईईटीई की फुल फॉर्म क्या है? आईईटीई की फुल फॉर्म होती है द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यहां पे पूछा है, सम्राट परिवार से आईईटीई छात्रों को मिलना चाहिए। सम्राट परिवार होता है एलीट क्लास, एलीट क्लास यानी रिच जो परिवार होते हैं, रिच परिवार, एलीट परिवार से आईईटीई छात्रों को मिलना चाहिए। अच्छे विद्यालय, सबसे खराब विद्यालय, घर के समीप विद्यालय, विद्यालय जहां उनकी आवश्यकता है। एक रिच आदमी है, अंबानी है, अंबानी कैसा स्कूल चाहेगा? कहां पे चाहेगा वो स्कूल? ठीक है, सम्राट परिवार से आईईटीई छात्रों को मिलना चाहिए। तो क्या ऑप्शन होगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही। इसका करेक्ट आंसर है विद्यालय जहां उनकी आवश्यकता हो। ठीक है, तो एलीट क्लास या फिर आईईटीई टेलीकम्युनिकेशन के जो छात्र होते हैं, बेसिकली वही वहां पे जाते हैं। तो जहां उनकी आवश्यकता हो वहां पे उन्हें विद्यालय मिलना चाहिए। एक शिक्षक नौकरी से संतोष प्राप्त करता है किससे? एक टीचर को जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है नौकरी से, वो किससे मिलती है? सामाजिक स्तर से, छात्रों को सीखने की योग्यता क्षमता के विकास से, उसे दिए जाने वाले वेतन से, समग्र अधिगम शिक्षण वातावरण से। तो सेटिस्फाई कहां पे होता है टीचर सबसे ज्यादा? कहां उसे लाइक सेटिस्फैक्शन मिलती है टीचर को? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। सर, अच्छा स्कूल जरूरी है या समीप? अच्छा स्कूल जो नजदीक हो। ठीक है, तो ये आपका यहां पे है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है समग्र अधिगम शिक्षण वातावरण। यानी जो टीचर होता है वो टीचर केवल और केवल लाइक छात्रों के सीखने की योग्यता और क्षमता के विकास से ही संतुष्ट नहीं हो जाता है, बल्कि समग्र शिक्षण वातावरण जो होता है, जो कंप्लीट जो टीचिंग लर्निंग जो एनवायरमेंट होता है, अगर वो अच्छा हो तो ही टीचर को संतुष्टि मिलती है। ठीक है, समग्र का यहाँ पे सारी कुछ चीजें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे तो अच्छा सीख रहे हैं लेकिन टीचर की वहां पे इज्जत ही नहीं है। ठीक है,
जहां पे टीचर पढ़ा रहा है उसको बस लाइक पैसे तक ही उसको सीमित रखा जाता है, उसको पैसे दिए और उसको चलो जी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बी नहीं होगा इसका, ठीक है। हालांकि इससे भी संतुष्टि मिलती है, लेकिन समग्र में सीखने वाला भी पार्ट इसमें शामिल हो जाता है, इसमें वेतन भी शामिल हो जाता है और इसमें सामाजिक स्तर भी शामिल हो जाता है। तो समग्र शब्द जहां पे आए तो समझ लो कि ओवरऑल ये बोल रहा है, तो समग्र में सारी चीजें ऑलरेडी शामिल हो जाती है, इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा सही 268 का। हमारे देश में बच्चों के लिए शिक्षा में प्रगति के साथ साथ सबसे अधिक आवश्यक है। हमारे देश में बच्चों के लिए शिक्षा में प्रोग्रेस के साथ साथ सबसे आवश्यक क्या है आज के टाइम में? कंप्यूटर में दक्ष होना, यानी शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन भी होनी चाहिए। शिक्षा के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक असमानता के विषय में जानकारी प्रदान करना और उसे दर्शाना। इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया के बारे में आप सोचिए। अच्छे प्रकार बोलना और व्यक्तियों को प्रभावित करने के विषय में जानना, यानी एक गुड स्किल कैसी होती है, बोलने की जो स्किल होती है आपकी, या फिर व्यक्तियों को प्रभावित कैसे किया जा सकता है। ये सोचना कि अमीर कैसे बन सकते हैं। देखिए पैसा कमाना तो लक्ष्य नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास स्पीकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। दैट्स मीन अच्छे प्रकार से बोलना और व्यक्तियों को प्रभावित करने के विषय में जानकारी आपके पास होनी चाहिए, यानी लगना चाहिए कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है। तो आज के टाइम में हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे पास स्किल होनी चाहिए स्पीकिंग वगैरह की, और कैसे इंटरेक्शन लोगों से करते हैं और कैसे हम प्रभावित कर सकते हैं सामने वालों को, वो जरूरी है। हालांकि दूसरे भी जरूरी है, ए भी जरूरी है, बी भी, लेकिन सबसे बेस्ट यहां पे कौन सा है? ऑप्शन सी। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह महसूस करे कि, टीचर के लिए यह जरूरी है कि वो महसूस करे, वो फील करे। क्या फील करे? लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के लिए खुले मैदान में होने वाले क्रियाकलाप उपयुक्त है। मतलब लड़कियों को बंद कमरे में रख दे और लड़कों को खुले में रख दे, क्या ऐसा महसूस करना टीचर के लिए सही है? आज के टाइम में टीचर क्या ऐसा सोचेगा कि सही बात है कि लड़कियों को बंद करो और खुले मैदान में लड़कों को जाने दो? तो ये तो लॉजिकली इनकरेक्ट लग रहा है। लड़कियां लड़के की अपेक्षा गृह कार्य में अधिक निपुण होती है, क्या ऐसा महसूस करना टीचर के लिए सही है? लड़कियां लड़कों के समान विज्ञान अध्ययन में योग्य होती है, जिस प्रकार से साइंटिस्ट लड़के बन सकते हैं, लड़कियां भी बन सकती है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के लिए शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी लड़कियों को रहने दो कोई बात नहीं, लड़कों के लिए जरूरी है, क्या ये टीचर के लिए सही है? दो तो हमने यही रूल आउट कर दिया, बी और सी आपके पास बचते हैं। क्या आंसर आप दोगे इसका? लॉजिकल आंसर है और बहुत ही इजीली आप इसका आंसर दे पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, सी इसका करेक्ट आंसर है। कक्षा में प्रश्न पूछने से विषय वस्तु स्पष्ट होती है। आप कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, इससे विषय वस्तु स्पष्ट होती है, निष्क्रियता बढ़ती है, और निष्क्रियता बढ़ेगी थोड़ी, इससे तो सक्रियता बढ़ेगी। समय नष्ट होता है, समय नष्ट हो गया, प्रश्न नहीं पूछा करो, टाइम वेस्ट होता है मेरा, ये तो बिल्कुल गलत है। अनुशासन भंग हो जाता है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप बीच में प्रश्न पूछ रहे हो, अनुशासन भंग करते हो, ये भी नहीं हो सकता है। दैट्स मीन विषय वस्तु की स्पष्टता हो जाती है। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर इसका सोचा और आप भी निपुण हो चुके हैं, जितना मैं समझ रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो कक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसीलिए पूछे जाते हैं कि आपको कोई डाउट है, और जब आप प्रश्न पूछते हैं तो आपकी विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है। प्रारंभिक शिक्षक का प्रथम व मुख्य कर्तव्य है। देखिए प्रारंभिक शिक्षक होते हैं जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उन्हें प्रारंभिक शिक्षक कहा जाता है। तो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनका पहला मुख्य कर्तव्य, पहली ड्यूटी क्या होती है उनकी? छात्र को समझाना, छात्र का आदर करना, छात्र को पुचकारना, ओ रे कैसे हो आप, छात्र शिक्षण करना, या जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको बेटर लग रहा है? क्या आपके हिसाब से इसका आंसर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो आप, छात्र को समझाना। तो
प्राइमरी स्कूल का बच्चा है तो उसको थोड़ी मतलब उसको आप सीधा उसको पढ़ाने लग जाओ, पाठ पढ़ाने लग जाओ, ऐसा थोड़ी है। आपको प्राइमरी स्कूल के बच्चों को समझाना पड़ता है, उनको समझ नहीं होती है, समझ का स्तर उनका बेसिक होता है, मेमोरी लेवल का उनका स्तर होता है, ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था मेमोरी लेवल का, चिंतनशील, ठीक है। तो मेमोरी लेवल के हैं तो उनको समझाना जरूरी है। यदि कोई छात्र किसी अध्यापक की निंदा करता है तो एक अच्छा अध्यापक क्या करेगा? कोई छात्र बोल रहा है कि ये अच्छा टीचर नहीं है, नहीं पढ़ाता ढंग से, बेकार है, इस पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है, तो अच्छा टीचर क्या करेगा? हतोत्साहित हो जाएगा, उफ, मेरे बारे में तो बड़ा गलत बोला, प्रोत्साहित होगा, चल कोई बात नहीं, ठीक है। साथी शिक्षक को बतलाएगा कि देखो मेरे बारे में ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, या आनंदित होगा, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बताइए। हाँ, सी। ना तो हतोत्साहित वो होगा, ना ही निंदा से कोई प्रोत्साहित होता है, ना ही उसको आनंद मिलता है। अब साथी शिक्षक को अगर वो बताएगा कि देखो जी मेरी निंदा की गई है, वो भी एक गलत बात है, तो मेरे हिसाब से इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा, इसका डी करेक्ट, लाइक नन ऑफ अबव। साथी शिक्षक को बताना निंदा कोई स्टूडेंट आपकी कर रहा है तो वो भी उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसमें से नन ऑफ अबव होगा। प्रारंभिक स्तर के छात्र मुख्य रूप से पढ़ना चाहते हैं, जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट होते हैं वो क्या पढ़ना चाहते हैं? उपन्यास, कहानी, नाटक, समाचार पत्र, और इसका आंसर आप बिल्कुल दे पाओगे। जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं वो क्या पढ़ना पसंद करते हैं? नानी अम्मा के पास जाते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि जी कहानी सुनाओ हमें, ठीक है, तो छोटे बच्चे कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं। बाल साहित्य मुख्य रूप से किससे संबंधित होना चाहिए? बाल साहित्य यानी बाल साहित्य में वो बच्चे आते हैं जो 6 साल की आयु में एडमिट होते हैं, और 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें बाल आयु कहा जाता है, ठीक है, 6 साल से 12 साल के बच्चे, और 12 से 18 के आपके किशोर हो गए, और 18 से ऊपर के अडल्ट हो गए, ठीक है। तो बाल साहित्य मुख्य रूप से किससे संबंधित होना चाहिए? आध्यात्मिकता। देखिए बच्चों को कहाँ आध्यात्मिकता समझ आती है, तो ये तो नहीं होगा। राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं होगी तो पॉलिटिक्स कहाँ बच्चों को समझ आती है। धार्मिक कहानियां या उत्सुकता, तो दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, इसमें से आप करेक्ट आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। धार्मिक कहानियों से क्या लेना देना उनको? बाल साहित्य में धार्मिक कहानियां डाल दी आपने, बच्चे तो उसी में रूढ़िवाद में खो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। उत्सुकता जिसमें जगती है, बच्चों के अंदर उत्सुकता जगती है, दैट्स मीन उद्दीपन उनके अंदर होता है, और उद्दीपन से उन्हें नए सीखने के लिए उत्सुकता मिलती है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपके विचार में कौन सी विधि कक्षा 1 के छात्रों के लिए समुचित है? जो पहली कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है तो कौन सा मेथड उनके लिए सही है? लेक्चर देना, प्रदर्शन करना, क्रियाकलाप करना, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाना। पहली क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, क्या पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेगा, क्या लेक्चर उसे समझ आएगा, पाठ्य पुस्तकों को क्या पढ़ेगा? अब यहाँ पे दो बचते हैं, या तो उनके सामने आप प्रदर्शन करो या फिर क्रियाकलाप। इनमें से कौन सा आंसर आपको ज्यादा सुटेबल लगता है? 276 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रदर्शन, लाइक आप उनको हर चीज करके बताएंगे, ठीक है, हर चीज करके बताएंगे, प्रदर्शन करके बताएंगे, तभी उनको समझ आएगा। क्रियाकलाप भी होता है, लेकिन क्रियाकलाप से बेटर माना जाता है प्रदर्शन। ये क्रियाकलाप भी सही है, ठीक है, क्रियाकलाप यानी लाइक कोई एक्टिविटीज आप करेंगे, बट एक्टिविटीज से ज्यादा प्रदर्शन से बच्चों को समझ आता है ज्यादा, ठीक है, प्रदर्शन से, एक्टिविटीज से ज्यादा किससे समझ आएगा? प्रदर्शन से। यहाँ पे ओके, अधिकतर ने यहाँ पे जो आंसर दिया वो सी बता रहे हैं, क्रियाकलाप बता रहे हैं। वेट, मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं।
हाँ नहीं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। प्रदर्शन का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना। और प्रदर्शन विधि में वही कहा जाता है कि बच्चे सीखे खेल खेल में, उनको प्रदर्शन कर करके, उनको डेमोन्स्ट्रेट कर करके सिखाया जाता है, तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है। ऑप्शन बी, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ऑप्शन बी बेस्ट है। कक्षा में किसी समस्या के लिए अंतिम कार्यवाही कौन सुनिश्चित करता है? क्लासरूम में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए अंतिम जो कार्यवाही क्या की जाएगी, ये कौन सुनिश्चित करता है? विद्यालय प्रशासक, स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसमें सारे पीटीए वगैरह सब होते हैं। शैक्षिक आयोजक, यानी जो फंड देता है स्कूल के लिए, स्कूल का प्रधानाचार्य या स्कूल के शिक्षक। कोई समस्या उत्पन्न हो गई है क्लासरूम में, वो कौन हल करेगा अंतिम रूप में? हाँ, सी इसका होगा, स्कूल का प्रधानाचार्य। प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्रिंसिपल ही देखता है। अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है, इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है क्लासरूम में, उसका मुख्य कारण क्या है? कार्य का छात्रों की क्षमता से अधिक या कम होना, काम या तो बहुत कम दे दिए, बच्चे बिल्कुल ढीले पड़ गए, काम कर लिया उन्होंने जल्दी जल्दी और वो गप्पों में व्यस्त हो गए, या फिर उन्हें बहुत ज्यादा काम दे दिया कि वो काम ही पूरा नहीं कर पाए, तो इनडिसिप्लिन हो सकता है। कार्य का छात्रों की क्षमता से अधिक होना, यानी उनकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी से ज्यादा काम दे देना। असंबंधित कार्य दे देना, ऐसा काम फालतू का काम दे दिया जो कि काम का ही नहीं है। कार्य का पाठ्यक्रम से सीधा संबंध ना होना। अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन किस कारण उत्पन्न हो सकता है, वो यहां पे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्य का पाठ्यक्रम से जहां पे सीधा संबंध ना हो, या फिर इसका ऑप्शन सी भी है, असंबंधित कार्य दे देना। ये दोनों का एक ही मतलब है, सी या डी में से। तो क्वेश्चन यहां पे गलत तरीके से ये फ्रेम हुआ है, ठीक है, सी और डी दोनों। विस्मृति का प्रमुख कारण क्या है? अप्रसन्नता, दमन, धूमिल होने की प्रक्रिया, दूसरे अनुभवों से अवरोध। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि विस्मृति क्या होता है। एस्टोनिशमेंट इसे कहा जाता है, ठीक है। इसका डिटेल में मैं देख लेता हूं एक बार। विस्मृति, विस्मृति का यहां पे मतलब होगा व्याकुल होना, व्याकुल होना, चिंतित होना, हक्का बक्का रह जाना। तो हक्का बक्का आप कैसे रहते हैं, व्याकुल आप कैसे होते हैं? अप्रसन्नता के कारण, दमन के कारण, धूमिल होने के कारण, या दूसरों से अवरोध के कारण। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है दूसरे अनुभवों से अवरोध। आप देखिए चिंतित कब होते हैं, देखिए चिंतित का मतलब आप हक्के बक्के व्याकुल कब होते हैं? व्याकुल आप तब होते हैं जब दूसरों के अनुभवों से आपका अवरोध आ जाता है, विसम्मित हो जाते हैं, आप वाद विवाद में उतर जाते हैं। लाइक दूसरों के एक्सपीरियंस से और आपके एक्सपीरियंस जब डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, या फिर आप लाइक विसम्मित हो जाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिगम में निम्नलिखित में से कौन अत्यंत महत्वपूर्ण कारक माना जाता है? अधिगम जो होता है आपका, उसमें कौन सा महत्वपूर्ण कारक माना जाता है? शिक्षित माता पिता महत्वपूर्ण होते हैं, समर्पित शिक्षक, उत्प्रेरित वातावरण, या अधिगम क्षमता। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका जो लर्निंग है, लर्निंग में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्या सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी लर्निंग को? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है।
समीर जी बोल रहे हैं मेमोरी से रिलेटेड है क्या? अधिगम वाला क्वेश्चन है ये। अधिगम में कौन सा महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा? तो इसमें है अधिगम की क्षमता। अधिगम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक होता है, वो होता है अधिगम की क्षमता। लर्निंग कैपेसिटी आपकी कितनी है? एक जो किशोर होगा उसकी लर्निंग कैपेसिटी अलग है, दैट्स मीन वहां पे लर्निंग आपका अलग तरीके से आएगा। मेमोरी लेवल का है, रिफ्लेक्टिव लेवल का है, चिंतनशील लेवल का है, ठीक है, और किस लेवल का स्टूडेंट है, दैट्स मीन अधिगम की क्षमता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर देने पर अध्यापक छात्र को दंडित करें। दंडित जहां भी आए गलत है। दूसरा प्रश्न छात्र से पूछे, गलत उत्तर दिया, सीधा चलो कोई बात, दूसरा पूछता हूं। ठीक उत्तर प्रदान करें, अन्य छात्रों की मदद से उत्तर ठीक करवाएं। हाँ, बोले कि हाँ भी अपने पड़ोसी छात्र से पूछ क्या आंसर है। इसमें से ए और डी तो हम पहले ही रूल आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो बचते हैं। लॉजिकली आप आंसर इसका करिए। लॉजिकली इसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक उत्तर प्रदान करें। 281 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक उत्तर प्रदान करें। टीचर का क्या होता है? अब देखिए यहां पे जो आंसर दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, बी तो नहीं होगा। दूसरा प्रश्न पूछे, पहला क्या उसने गलत दिया है, तो कम से कम उसको बताना तो पड़ेगा कि हाँ नहीं ये नहीं है बेटा, इसका करेक्ट आंसर ये होगा, और उसे उत्तर प्रदान करे। ठीक है, गलत उत्तर देने पर ठीक उत्तर उसे प्रदान करना जरूरी है। एक शिक्षक को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि छात्र को कक्षा में निम्न में से कौन सा अनुभव नहीं होना चाहिए। एक टीचर को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो उसके स्टूडेंट हो, उसके स्टूडेंट को कौन सा अनुभव नहीं होना चाहिए? संतोषदायक, मतलब उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलनी चाहिए, ये तो गलत है। सेटिस्फैक्शन तो मिलनी चाहिए। आनंददायक भी होना चाहिए, समृद्ध भी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी सही है। भयपूर्ण माहौल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कक्षा में स्टूडेंट टीचर के डंडे से ही डर रहा है, या टीचर अंदर आ गया तो स्टूडेंट डर ही जाए। अगर डरा हुआ स्टूडेंट है तो क्या सीखेगा? वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीखने वालों के बीच निम्न में से कौन सी स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए? जो लर्नर होते हैं, लर्नर के बीच में कौन सी स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए? स्वस्थ प्रतियोगिता, चिंता बिल्कुल गलत, ईर्ष्या बिल्कुल गलत, प्रतिद्वंदता बिल्कुल गलत। करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, उनके बीच क्या है? कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, उनके अंदर प्रतियोगी भावना होनी चाहिए। बालक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है परिवार से, विद्यालय से, समाज से, जनसंचार साधनों से। एक छोटा सा बच्चा है, वो सबसे पहले लर्निंग कहां से प्राप्त करता है? सिंपल सा है, सभी इसका आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल समीर जी, बिल्कुल सही, परिवार से। बालक, बच्चे सबसे पहले परिवार से ही एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। शिक्षा में गुणवत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? शिक्षा में हमने क्वालिटी को बढ़ाना है, इनमें से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? शिक्षा में क्वालिटी बढ़ाने के लिए शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षा शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षा पाठ्यक्रम केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षा शिक्षण पद्धति केंद्रित होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर शिक्षा की गुणवत्ता हमने बढ़ानी है तो शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित होनी चाहिए। ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। बाल केंद्रित में क्या होता है? स्टूडेंट को सेंटर में रखा जाता है और स्टूडेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टूडेंट को समझाया जाता है, एक एक स्टूडेंट से बातचीत की जाती है, उनसे प्रश्नोत्तरी वगैरह। दैट्स मीन बाल केंद्रित विधि सबसे बेस्ट मानी जाती है। विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए कौन सा उपाय अधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय को, एक स्कूल को शिक्षा का, एजुकेशन का इफेक्टिव साधन बनाने के लिए कौन सा उपाय सबसे बेस्ट होगा? यानी आपने विद्यालय को शिक्षा का बेस्ट मीन बनाना है, साधन बनाना है।
विद्यालय में शिक्षकों की संख्या अधिक कर देनी चाहिए, यानी एक बहुत ज्यादा आपने टीचर वहां पे रख दिए। शिक्षकों के कौशल को, उनका जो स्किल है टीचर का, उसे संपन्न करना चाहिए। पहला तो नहीं होगा, भीड़ लगा दिया आपने टीचरों की। दूसरा, शिक्षकों के कौशल को संपन्न बना देना चाहिए। विद्यालय में अभिभावक दिवस का आयोजन करना चाहिए, यानी विद्यालय में माँ बाप को वहां पे बुलाओ आप, क्या उससे कोई इफेक्टिव होगा? ये भी नहीं होगा। अध्यापकों का उनके कार्यों के प्रति अभिवृत्ति को सुधारना चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन 2 है, ऑप्शन बी एंड डी, इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? टू 85 का बी, 286 है हमारा, ये 286। शिक्षकों के कौशल को संपन्न बना देना चाहिए, या अध्यापकों का उनके कार्यों के प्रति जो उनका एटीट्यूड है उसे सुधारना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी है इसका। शिक्षकों का जो टीचिंग स्किल है उसको बढ़ाना हमें चाहिए, तभी प्रभावशाली साधन बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नवीन शिक्षा प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है? न्यू एजुकेशन जो हमारी न्यू एजुकेशन जो ट्रेंड हमारे चल रहे हैं आज के एजुकेशन में, उसका द्योतक नहीं है, यानी कौन सा नहीं है? करके सीखना, खेल पद्धति, आज के टाइम में कौन सी पद्धति हम यूज नहीं करते हैं वो आपको बताना है। पहला था आपका तीसरा है आपका शिक्षा में शिक्षक तथा पाठ्यक्रम का महत्व, शिक्षा में व्यक्तिक विविधता का महत्व। क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन एक बार आपको मैं फिर बता देता हूं। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नवीन शिक्षा प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है, यानी कौन सा गलत है वो आपको बताना है आज की एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में। तो देखिए, करके सीखना बिल्कुल सही है, खेल पद्धति भी आज के टाइम में यूज की जाती है, ठीक है, करके सिखाया जाता है प्रैक्टिकली, और खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब बचते 2 ऑप्शन। शिक्षा में शिक्षक तथा पाठ्यक्रम का महत्व। देखिए, शिक्षक और पाठ्यक्रम जो है ये पुरानी एजुकेशन जो ट्रेंड थे उसका एक पार्ट है, ठीक है। शिक्षा में शिक्षक तथा पाठ्यक्रम का महत्व, शिक्षा में व्यक्तिगत विविधता को आज के टाइम में ध्यान में रखा जाता है, जो कि पहले नहीं रखा जाता था। पहले पूरी क्लास को क्या है, पूरी क्लास को पहले एक साथ पढ़ाया जाता था, सबको एक जैसा पढ़ाया जाता था, लेकिन ये रिसेंट ट्रेंड है कि एक एक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार, व्यक्तिगत विविधता के अनुसार पढ़ाया जाए। ये रिसेंट ट्रेंड है, बट ये नहीं है, ये पुराना ट्रेंड है जहां पे आप सिलेबस को और टीचर को सेंटर में रखते थे। निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में अत्यधिक आवश्यक है? एक टीचर में अत्यधिक आवश्यक गुण कौन सा है? शिक्षक को अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, शिक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए, शिक्षक को छात्रों को समझाने व स्वयं को समझने की योग्यता का होना आवश्यक है, शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। देखिए, चारों ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें से? और आंसर आप दे पाओगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी अटेम्प्ट किया है। दो 288 का ए, विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है, जरूरी है बट अत्यधिक। अगर विशेषज्ञ नहीं भी होगा फिर भी चलेगा। एक तो टीचर को निष्पक्ष होना चाहिए, और शिक्षक को छात्रों को समझाने व स्वयं को समझने की योग्यता का होना आवश्यक है। अब देखिए, निष्पक्ष होना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है। अगर टीचर निष्पक्ष नहीं होगा तो इवैल्यूएशन ठीक नहीं करेगा, लेकिन यहां पे इवैल्यूएशन से तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आपसे। अगर यहां पे पूछा होता कि कौन सा गुण शिक्षक में इवैल्यूएशन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण है, इवैल्यूएशन के दौरान कौन सा है? निष्पक्ष होना। लेकिन एक जो टीचर होता है अगर उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो बच्चों को गूढ़ से गूढ़, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चीजों को समझा पाए और अपनी स्वयं की समझ को भी कि उसकी योग्यता हो, तो ये बेस्ट माना गया है, ऑप्शन सी। देखिए, सब्जेक्ट मास्टर तो कोई भी हो सकता है। सब्जेक्ट मास्टर
हालांकि ये जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं है जरूरी, लेकिन यहाँ पे आपको प्रायोरिटी में कौन सा यहाँ पे रखना पड़ेगा। लाइक जैसे यूनिवर्सिटी का हम देखते हैं या फिर एचपीपीएससी का देखते हैं, तो एचपीपीएससी को विशेषज्ञ चाहिए नहीं। एचपीपीएससी में जब आप इंटरव्यू देते हैं तो ये बोलते हैं हमारे लिए 50 मार्क्स वाला भी बढ़िया, हमारे लिए 20 वाला भी बढ़िया, और जब हम देखते हैं नेट जेआरएफ वाले ऑल इंडिया टॉपर को बाहर कर देते हैं, और सिंपल जो सेट वाले होते हैं 55% वाले, उनको अंदर कर देते हैं। ना उनकी पीएचडी है ना उनकी एमफिल है, एमए वाले अंदर, पीएचडी वाले बाहर। तो विशेषज्ञ तो उनको नहीं चाहिए वहां पे, ठीक है। वो ये बोलते हैं कि विशेषज्ञ नहीं भी हो तो भी चलेगा, बट ऐसा होना चाहिए जो सुटेबल हो उस पोस्ट के लिए, और कहीं आगे चल के वो बेड़ा गर्क ना कर दे इंस्टीट्यूशन का। तो सब्जेक्ट मास्टर की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं मानी जाती है, बट ये ऑप्शन सी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 289, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक छात्र की सहभागिता है, यह तभी कहा जा सकता है यदि वो, देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान एक छात्र की पार्टिसिपेशन है, ये कब कहा जा सकता है कि छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शिक्षक के प्रश्नों का अगर उत्तर देता है तो ये क्या हम ये समझ सकते हैं कि पार्टिसिपेशन हो रही है। अपनी तरफ से पहल करता है, अगर स्टूडेंट अपनी तरफ से पहल करता है, दूसरे के विचारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, किसी ने कोई विचार दिया उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, हाँ आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी यही लग रहा है, इसका यही आंसर होगा। या संबंध प्रश्न पूछता है, यानी जो शिक्षण प्रोसेस के दौरान पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित प्रश्न पूछता है। इनमें से कौन सा आपको लग रहा है कि इसमें से करेक्ट आंसर होगा। जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित प्रश्न पूछता है, डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। शिक्षक के प्रश्न के उत्तर तो बच्चे को ऐसे भी देने ही पड़ेंगे। क्लासरूम में कोई बैठा है और बोले हाँ भाई बैक बेंचर आप बताओ क्या आंसर है, पूछ रहा है ना, जबरदस्ती पूछ रहा है, टीचर पूछ ही रहा है, सहभागिता काय की होगी, बेचारे को जबरदस्ती बताना पड़ेगा। ए तो नहीं हो सकता है। अपनी तरफ से पहल करता है, यानी स्टूडेंट अपनी तरफ से पहल करता है, कैसी पहल करता है। दूसरे के विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, दूसरे के विचारों के ऊपर प्रतिक्रिया देता है, ये आप बोल रहे हैं ठीक लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर संबंध प्रश्न पूछने पर ही है कि अगर वो उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, सर ये मुझे समझ नहीं आया, सर ये आपने जो बताया ये क्यों बताया, कैसे बताया, क्या बताया, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो दैट्स इन पार्टिसिपेशन हो रही है सही मायने में। एक विद्यालय शिक्षक सफल तथा प्रभावी शिक्षक तभी बन सकता है जब वह जान लेता है। एक विद्यालय का, स्कूल का जो टीचर होता है +2 तक का, वो सक्सेसफुल और इफेक्टिव टीचर तभी बन पाता है जब वो जान लेता है शिक्षण की प्रमुख विधियों को, बच्चे कैसे सीखते हैं, विषय का पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, या शिक्षा की संकल्पना को जब टीचर समझ जाता है तभी वो सक्सेसफुल होता है। इसमें से कौन सा होगा, हालांकि सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन इसमें से बेस्ट कौन सा है वो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एक सफल टीचर कब सफल होता है, जब टीचर ये समझ जाता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि बच्चे सीखते कैसे हैं, किस मेथड से बच्चे सीखते हैं, कौन सा मेथड यूज करूं, कौन सा एग्जाम्पल दूं, ठीक है। जब टीचर को ये समझ आ जाए कि बच्चे सीखते कैसे हैं तभी वो सफल हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। विषय का पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, अगर ये टीचर सीखता है तो ये तो कोई भी एक्सपर्ट होता है, टीचर ही थोड़ी, डॉक्टर भी तो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, मिलिट्री के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी तो अपने फील्ड के हैं, लाइक पूर्ण ज्ञान उन्हें अपने फील्ड का होता है। तो टीचर के लिए क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, जब ये समझ आ जाता है तो वो एक्सपर्ट हो जाता है और बच्चों को एकदम से सिखा देता है और सफल बच्चे हो जाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को गृह कार्य देने संबंधी कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं और इनको आपने होमवर्क देना है, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। केवल मौखिक गृह कार्य के रूप में दिया जाए, आप छोटे बच्चे हैं और उनको बोले चलो कल आप लेसन 2 पढ़ के आना, तो क्या बच्चे पढ़ के आएंगे? उनके माता पिता को तो पता ही नहीं लगना कि आज क्लास में क्या दिया है बच्चों को। ये तो नहीं हो सकता कि मौखिक तौर पे ही आपने बोल दिया कि हाँ भाई कल ये पढ़ के आना, उनको लिख के तो देना पड़ेगा। यानी केवल लिखित गृह कार्य के रूप में दिया जाए, केवल पुस्तक पठन का कार्य गृह कार्य के रूप में दिया जाए, गृह कार्य नहीं दिया जाए, दिया ही नहीं जाए होमवर्क उनको। ये 2 तो रूल आउट कर दिए।
अब 2 यहां पे बचते हैं, इसमें से बताओ आपको क्या बेस्ट लग रहा है। बी बेस्ट लग रहा है, केवल लिखित कार्य गृह कार्य के रूप में दिया जाए। देखिए लिखित कार्य का मतलब यहां पे ये नहीं है कि लिखने के लिए काम दिया जाए या फिर लिख के दिया जाए। देखिए बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है प्राइमरी लेवल तक के जो बच्चे होते हैं, केवल पुस्तक पठन का गृह कार्य के रूप में दिया जाता है, यानी जो आज चैप्टर मैंने पढ़ाया है इसको घर से पढ़ के आना है, ठीक है, और उसको डेफिनेटली लिखित में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि केवल नोट्स बनाने का काम दिया जाए, यहाँ पे लिखा है केवल लिखित कार्य गृह कार्य के रूप में दिया जाए, ठीक है। तो केवल नोट्स बनाने का काम नहीं दिया जाता है, बच्चों को बोला जाता है आप पढ़ के आना, इसको 10 बार लिख के आना। तो पढ़ना लिखना दोनों होता है, तो लेकिन वो जो भी उनका पठन कार्य होता है वो आपके नोटबुक से ही रिलेटेड होता है, इसलिए ऑप्शन सी है इसका आंसर। निम्न में से कौन सा शैक्षिक अधिगम नहीं है, इसमें से कौन सा जो लर्निंग है वो टीचर नहीं कराता है। वंशानुक्रम, अभ्यास, अनुभव, स्वाध्याय। और इसका आंसर बहुत इजी है और आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही बात है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है, जैसे आपके दादा, आपके पिता, आप, आपके बच्चे, उसे, तो ये वंशानुक्रम जो अधिगम है ये होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ये चीज। तीसरी कक्षा के 2 बच्चे, 3rd क्लास के 2 स्टूडेंट की जन्म तिथि एक ही है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दोनों की वृद्धि समान है, एक बराबर है बच्चे। तो क्या इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों की बुद्धि समान है, एक ही दिन पैदा हुए? नहीं निकाली जा सकती है। दोनों का जिज्ञासा स्तर समान है, क्या इससे ये पता कर सकते हैं कि हाँ एक ही दिन पैदा हुए तो दोनों में जिज्ञासा समान होगी? यही पॉसिबल है। दोनों की सीखने की योग्यता समान है, या इनमें से कोई भी नहीं? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई भी नहीं। इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। 2 बच्चों की जन्म तिथि एक ही है, इससे केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक ही दिन इनका जन्म हुआ है, ये बराबर है एज में, इसके अलावा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। सीखने के आवश्यक घटकों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? जो लर्निंग है, लर्निंग के कई घटक होते हैं, उसमें से आवश्यक घटकों में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? मेधावी तथा समर्पित शिक्षक। क्या सीखने के लिए मेधावी और समर्पित शिक्षक जरूरी है? अधिक्रम उत्प्रेरित वातावरण यानी लर्निंग मोटिवेशन एनवायरमेंट, प्रश्न पूछने की योग्यता, या सुनियंत्रित प्राचार्य, जो आपके प्राचार्य होते हैं आपको पढ़ाने वाले नियंत्रित, इसमें से कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है इन 4 में से? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अधिक्रम प्रेरित वातावरण, यानी ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें बच्चे हमेशा मोटिवेट रहें, बच्चे सीखने के लिए उनकी ललक जो है वो डे बाय डे बढ़ती जाए। ऐसा वातावरण अगर आपने बढ़ा दिया तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे और ज्यादा से ज्यादा सफल होंगे। किसी कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी के दौरान एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? बोर्ड की परीक्षाएं, वो 5वीं की हो सकती, 10वीं की, 12वीं की, ठीक है, बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो टीचर को क्या अपनाना चाहिए इनमें से? सभी बच्चों को बोर्ड की परीक्षा का महत्व बताएं तथा उन्हें मेहनत करने के लिए कहें। उन्हें बोर्ड की परीक्षा का महत्व बताएं कि भाई देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा आपके। केवल कमजोर बच्चों पर अधिक ध्यान दे, केवल अच्छे बच्चों पर अधिक ध्यान दे, पिछले वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं में आए प्रश्नों को बच्चों को अच्छी तरह से करवा दे कि पिछले साल इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए थे। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बच्चों को बोर्ड की परीक्षाओं का महत्व बताएं कि क्यों आपके लिए। देखिए बोर्ड की परीक्षा हो या सामान्य परीक्षा हो, टीचर के लिए सारी परीक्षाएं एक जैसी ही होती है, बोर्ड की परीक्षा कोई हुआ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन बोर्ड की परीक्षा है, उसकी इंपॉर्टेंस टीचर को पता है, तो वो पिछले वर्ष की बोर्ड की परीक्षा में आए प्रश्नों को बच्चों को अच्छी तरह से करवा देते हैं कि इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, आगे कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा क्लासरूम में करवाया जाता था,
हम लोगों से भी करवाया जाता था, आपसे भी करवाया जाता होगा। कक्षा का छात्र कक्षा में बिल्कुल भी नहीं बोलता है, उसकी अभिव्यक्ति योग्यता को विकसित करने के लिए शिक्षक को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? कोई एक स्टूडेंट है बिल्कुल भी नहीं बोलता है, कैसे उसकी अभिव्यक्ति की योग्यता है, यानी अपने विचारों को रखने की योग्यता है, वो कैसे बढ़ाई जाए? कौन सा साधन अपनाया जाए? विचार विमर्श द्वारा। कक्षा क्रियाकलाप में सहभागिता के लिए बच्चों को उत्साहित करना, यानी एक्टिविटीज होती है क्लासरूम में, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए बच्चों को उत्साहित करना। ऐसे कुछ खेलों कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे बच्चे बोलना चाहे। उन छात्रों को अच्छे अंक देना जिनकी अभिव्यक्ति अच्छी हो। देखिए, जिनकी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं, उनको क्या कम मार्क्स दे देना है? तो ये सही है? ये तो बिल्कुल सही नहीं है। एक तो हमने ऐसे ही आउट कर दिया। अब 3 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, 3 में से कौन सा आपको सही लगता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट होगा। कक्षा क्रियाकलाप, कक्षा में क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटी में, देखिए यहां पे पार्टिसिपेशन लिखा है, पार्टिसिपेशन के लिए बच्चों को उत्साहित करना चाहिए। जहां पे एक्टिविटीज होती है तो ऐसी एक्टिविटीज में बच्चों को क्या है, उत्साहित करना चाहिए, बच्चों को बोलना चाहिए हाँ ये एक्टिविटी आप करो, वो एक्टिविटी करो। जैसे जैसे एक्टिविटी में वो मिल जाएगा, घुल जाएगा, वैसे वैसे वो बोलना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे सी लग रहा है, सी क्यों लग रहा है वो भी आपको मैं बता देता हूं। ऐसे कुछ खेलों कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिसमें बच्चे बोलना चाहे। क्या बोलना चाहे? जिसमें बच्चे बोलना चाहे। ऐसे खेल कौन से हैं क्लासरूम में जो किए जा सकते हैं जिससे बच्चे की अभिव्यक्ति हो सके? तो बच्चे अपनी अभिव्यक्ति बेसिकली एक्टिविटीज में करते हैं जहां पे पार्टिसिपेशन होता है सभी बच्चों का। इसलिए इसका ऑप्शन बी है, सी नहीं। यदि नीचे दिए गए प्रत्येक व्यवसाय में से सभी को समान वेतन हो तो आप किस व्यवसाय को पसंद करेंगे? पुलिस, सेना, प्रशासन, शिक्षण, सभी को एक जैसा 20,000 दिया जा रहा है सभी को, तो आप कौन सा लेंगे इसमें से? और यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आप बता सकते हैं। आप टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पढ़ रहे हैं? ग्रीष्मावकाश, जो आपकी गर्मियों की छुट्टी होती है, गर्मियों की छुट्टी का समय बिताने के लिए कौन सी क्रिया सर्वोत्तम है? या तो आप टूर पे चले जाएं, आपको होमवर्क दिया जाए, आप घर में बैठ के सेल्फ लर्निंग करें, या टीवी कार्यक्रम देखें। तो छुट्टियों में आप क्या करते हैं? बेसिकली आपके लिए बेस्ट क्रिया कौन सी होती है? तो टीचर वो करते भी है बेसिकली। जब आपकी छुट्टी होती है तो छुट्टी से पहले आपको कुछ काम दिया जाता है, कुछ काम तो आपको दिया जाता है। क्या काम दिया जाता है? गृह वर्क। देखिए, स्कूलों में छुट्टियां होती है तो छुट्टियों का कुछ काम दिया जाता है, आपको होमवर्क दिया जाता है। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि बेस्ट क्या रहेगा छुट्टियों में? तो बेस्ट यही रहेगा कि आपको होमवर्क दिया जाएगा। अब यहाँ पे स्वाध्याय भी लग रहा है कुछ हद तक सर्वोत्तम क्रिया। 2 में यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है, या तो गृह कार्य होगा या फिर स्वाध्याय होगा। लेकिन स्कूलों में तो बेसिकली गृह कार्य सर्वोत्तम क्रिया रहती है क्योंकि होमवर्क दिया जाता है। लेकिन जो स्वाध्याय है वो हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट होते हैं, हायर एजुकेशन में छुट्टियां होती है क्या? डाउटफुल है, स्कूल की ही बात हो रही है यहाँ पे। समय बिताने के लिए कौन सी क्रिया? डाउटफुल है। अब आप लोग बताइए आपको क्या लग रहा है? टीचर के लिए सी, बी होगा सर, क्योंकि HW दिया जाता है। HW क्या है? ये होमवर्क। अच्छा, होमवर्क दिया जाता है। चलो ठीक है, बाकी देखते हैं, इसको आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बी मुझे लग रहा है ज्यादातर, लेकिन सेल्फ लर्निंग भी हो सकती है। मूल्यों के विकास की सफलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? आपके जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज मूल्य जो आपके होते हैं, वैल्यूज जैसे बड़ों को आप नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपके धर्म से रिलेटेड हो सकते हैं, कल्चर से रिलेटेड, जो आपकी वैल्यूज होती है, वैल्यूज का डेवलपमेंट की सफलता के लिए मुख्य रूप से किसके ऊपर ये निर्भर करती है? सरकार, समाज, परिवार, शिक्षक। स्टूडेंट जो होता है, बच्चा अपनी वैल्यूज कहां से सीखता है? सबसे ज्यादा अपने जो मूल्य होते हैं कहां से सीखता है? तो इसका आंसर भी डेफिनेटली, आई होप आपको पता होगा, वैल्यूज कहां से सीखते हैं? स्कूल से सीखते हैं। आदर्श किसको माना जाता है? आदर्श माना जाता है शिक्षक को।
तो बच्चे जो वैल्यूज सीखते हैं, हालांकि ये संस्कृति धर्म वगैरह का जो एग्जाम्पल दिया उसके आधार पे आपको ये लग सकता है कि परिवार है, बट मूल्यों का विकास जो वैल्यूज होती है उसका नैतिक शिक्षा वगैरह जो, हालांकि ये परिवार से हमें सबसे पहले मिलती है। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन अगर यहाँ पे पूछा होता कि फर्स्ट इंस्टीट्यूशन मूल्यों के विकास का कौन सा है, ठीक है, कल्चर के विकास या पॉलिटिकल कल्चर या कल्चर, तो उसका होता है, पहला होता है परिवार। लेकिन मूल्यों के विकास की सफलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? सफलता की बात की जा रही है, विकास की सफलता शिक्षक पर निर्भर करती है, स्कूल के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन डी इसका इसलिए करेक्ट होगा। अगर पहला पूछा होता तो पहला परिवार था, लेकिन शिक्षक से सबसे ज्यादा सीखते हैं। हो सकता है किसी का परिवार लाइक रूढ़िवादी परिवार हो तो वहां पे उस प्रकार के मूल्य नहीं होंगे जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो, या फिर किसी बच्चे का जो घर है वहां पे क्या है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं है, या फिर ऐसे गांव के माहौल से आते हैं जहां पे एटिकेट्स वगैरह जो होते हैं उसका उनको पता नहीं होता है, तो वो कहाँ से सीखते हैं? बेसिकली शिक्षक से सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अच्छी तरह पढ़ने का उद्देश्य है विकसित करना। क्या विकसित करना? अच्छी तरह पढ़ने से मतलब क्या है? गुड लर्निंग का मतलब क्या है? समझना, उच्चारण, संवेदनशीलता, तथ्यों की जानकारी में वृद्धि करना। अच्छी तरीके से जब आप सीखते हैं तो क्या करते हैं आप? संवेदनशीलता आप में बढ़ती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अच्छी तरीके से पढ़ने का मतलब है, ओ सॉरी, संवेदनशीलता नहीं होगा इसका, तथ्यों की जानकारी। यहां पे अच्छी तरीके से पढ़ने का, आप बढ़िया से अच्छे तरीके से किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उससे क्या करते हैं आप? अपने तथ्यों की जानकारी में वृद्धि करते हैं, ठीक है। अब पढ़ने का, पढ़ना अलग चीज है और लर्निंग अलग चीज है। यहां पे बेसिकली यहीं से डिफरेंस आ जाती है। लर्निंग अलग चीज है और रीडिंग अलग चीज है। तो यहां पे ये नहीं पूछा गया है कि गुड लर्निंग या अच्छी लर्निंग से क्या अभिप्राय है। लर्निंग की बात यहां पे नहीं हो रही है। लर्निंग अगर अच्छी तरीके से आप करते हैं तो वहां से संवेदनशीलता कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अच्छे तरीके से रीड करने की बात की जा रही है। किसी किताब को अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं, दैट्स मीन तथ्यों की जानकारी में आप वृद्धि कर रहे हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। समझना नहीं होगा, पढ़ना है, यहाँ पे रीडिंग है, इसलिए शब्दों में कई बार ये हमें उलझा देते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से पढ़ने का मतलब है कि मैंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। मैं फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहा हूँ बाबर के टाइम का, कि बाबर कब आया भारत में। तो पहली चीज मुझे यहाँ पे तथ्यों में पता लग गया कि ये 1526 में आया। दूसरा तथ्य है क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, क्या लाया, ठीक है। तो दैट्स मीन अगर मैं अच्छे तरीके से रीड कर रहा हूं किसी चैप्टर को, दैट्स मीन वहां पे तथ्यों की जानकारी में वृद्धि कर रहा हूं, इसलिए रीड है यहाँ पे। रीड का मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा।